आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। तो एक टीएलएम के माध्यम से, एक एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग जो है आज इसको समास को समझने की कोशिश करेंगे। समास होता क्या है। जिस प्रकार किसी शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर नए शब्दों बनते हैं, उसी तरह समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। साधारण भाषा में बच्चों समझने के लिए कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को एक जगह इकट्ठे लिख देते हैं या बोल देते हैं, उसको समास बोला जाता है। समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं देखिए। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 बहुब्रीहि समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 अव्ययभाव समास। तो हम सबसे पहले बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब है कि जो दूसरा शब्द होता है वो प्रधान होता है। पहला पद पूर्व पद होता है, दूसरा शब्द जो है उत्तर पद होता है। तो इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। गौण का मतलब है कि जिसका अर्थ वही रहे, उसका अर्थ ना बदले। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले प्रसर्गों जैसे का, से, पर आदि का लोप हो जाता है, मतलब गायब हो जाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे, युद्ध कसेतर, युद्ध जमा कसेतर। और अगर हम इसको पढ़ेंगे प्रसर्गों के साथ इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसको हम युद्ध का कसेतर। लेकिन जब हमने इसका समास में इसको दोनों को एक साथ में जोड़ दिया तो हम किसको क्या पढ़ेंगे, युद्ध कसेतर। उसी तरह जो है दूसरा है रसोई घर, रसोई जमा घर इज इक्वल टू रसोई के लिए घर। तो जब हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे रसोई घर। तो इसमें जो प्रसर्ग है कि वो समाप्त हो जाता है या उसका लोप हो जाता है। अब दूसरा जो हमारा समास है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है देखिए जरा। कर्मधारय समास में पूर्व पद मतलब पहले वाला जो शब्द है वो विशेषण होता है तथा उत्तर पद जो विशेष्य होता है। विशेषण मतलब जो किसी भी शब्द की विशेषता को प्रकट कर रहा है, किसी चीज की, किसी व्यक्ति की विशेषता को प्रकट करे। और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है। अथवा पूर्व और उत्तर पद में उपमेय और उपमान होता है, मतलब जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपेयर किया जाता है शब्दों को, तो उस तरह हम जो है इनका संबंध जोड़ते हैं। जैसे नील कमल, नील जमा कमल, नीले रंग का कमल। तो नीला यहां पर क्या हुआ, नीला उसका विशेषण हुआ और कमल क्या यहां पर विशेष्य है। उसी तरह जो दूसरा शब्द है महात्मा, महात्मा महान जमा आत्मा। महान क्या हुआ, विशेषण है और आत्मा जो है उसका विशेष्य है, इसलिए हम इसको जोड़ के क्या पढ़ेंगे, महात्मा। इसी तरह जो है इसमें उपमा जब उपमान जो हमने पहले बात की आता है, जैसे कमल लाइन में नयन जमा कमल, तो कमल के समान नयन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी उपमा कर रहे हैं उसके साथ, जैसे कमल के समान नयन। तो ये तो था हमारा कर्मधारय समास। अगला जो हमारा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में देखिए बच्चों, जिन समासों का पूर्व पद, जिन समासों का पूर्व पद मीन्स कि पहला शब्द जो है वो संख्यावाची हो, जिसमें कोई संख्या है, कोई गिनती है, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से यह समास प्रायः समूहवाची होता है, इकट्ठा होता है। जैसे तिरंगा, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, मतलब 3 रंगों का इकट्ठा हुआ, 3 रंगों का समाहार। वैसे चौमासा 4 मासों का समाहार। और दूसरा उदाहरण देखिए चौराहा, 4 राहों का समाहार। अब हमारा जो अगला जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है देखिए, बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं जो मूल अर्थ से भिन्न भिन्न हो, जो मूल अर्थ से भिन्न भिन्न होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद या विषय के ओर संकेत करते हैं। अन्य पद ही प्रधान होता है, उसमें जो है दोनों पदों का प्रधानता नहीं रहती है, किसी अन्य
शब्द की प्रधानता उसमें आ जाती है। जैसे देखिए समस्त पद क्या है, समस्त पद है हमारे पास पीतांबर, और गौण पद जो है हमारे पास पीत, और दूसरा जो गौण पद है वो है अंबर। और इसका अगर विग्रह करके हम लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग पीला है अंबर। और अन्य पद जो है, अन्य पद क्या बन रहा है इसका जाके, पीला है अंबर किसको हम लोग जो संबोधित करते हैं, कृष्ण को या विष्णु को। उसी तरह जो है दूसरा शब्द है दशनन, दशनन का समस्त पद है दशनन, और उसका जो गौण पद है वो दस, और दूसरा गौण पद है आनंद। और इसका विग्रह करके जब हम लिखेंगे तो है दस है आनंद, मतलब 10 है जिसके सिर, तो 10 सिर किसके होते हैं, रावण से। मतलब हम इसमें जो है उस शब्द के लिए उसका पर्यायवाची मान लेते हैं। तो ये तो हुआ हमारा बहुब्रीहि समास। दूसरा है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में देखो बच्चों क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। मतलब ऐसे शब्द जो एक दूसरे से, या ऐसे वाक्य जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उनको समुच्चयवाचक शब्द बोलते हैं। इंग्लिश में आप उनको कंजक्शन भी बोलते हैं। तो इसलिए ये क्या है, ये दोनों शब्द या दोनों वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, जैसे और, एवं, अन्यथा आदि, इनके माध्यम से ये जुड़े होते हैं। जैसे देखिए भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, रात दिन, रात और दिन। तो ये तो था हमारा द्वंद्व समास। अब हम बात करेंगे अंतिम जो हमारा समास है, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का मतलब है जिसमें कोई व्यय ना हो, जिसमें कोई खर्च ना हो, जिसमें कोई बदलाव ना, उसको बोलते हैं अव्ययीभाव समास। इस समास में पूरा पद अव्यय होता है, मतलब जो पहला पद होता है, जो पहला शब्द होता है वो अव्यय होता है, उसका कोई व्यय नहीं होता, कोई खर्च नहीं होता, और समस्त पद भी अव्यय होता है। दूसरा पद भी समस्त पद, जो अगले वाले जो पद है वो भी अव्यय होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, क्रिया और विशेषण का काम करता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। तो इन शब्दों में हमने देखा कि पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है, जैसे साफ साफ, जल्दी जल्दी आदि। आप देखेंगे इसके उदाहरण देखिए, प्रत्येक, प्रत्येक अर्थात प्रति एक, जन्म मतलब जन्म से लेकर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, साफ साफ बिल्कुल साफ। तो बच्चों ये था आज हमारा समास के बारे में ये टॉपिक था। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। थैंक यू सो मच।